साउंड, कैमरा, एक्शन। नमस्कार श्रोताओं, आज के बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने पटकथा लेखक और निर्देशक सुपर्ण वर्मा से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग। कबूल सारे दिन तुम्हारे सिया रातें कबूल है। दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज विविध भारती के स्टूडियो में एक ऐसे लेखक और निर्देशक की आमद है जिन्होंने हर मूड की फिल्में लिखी हैं और डायरेक्ट की हैं। उनकी फिल्मों की फहरिस्त के बारे में हम इस आज की बातचीत के दौरान चर्चा करते चलेंगे। और हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है, फैमिली ड्रामा है जो, और हमें तो बहुत पसंद है फिल्म हक, तो इसकी भी चर्चा करेंगे। फिल्म हक के डायरेक्टर हैं सुपर्ण वर्मा जी। विविध भारती के स्टूडियो में सुपर्ण वर्मा जी का हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्ते ममता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। विविध भारती के स्टूडियो में आकर आपको कैसा लग रहा है, कैसी फीलिंग हो रही है? आप अपने जज्बात साझा कीजिए। मेरे लिए विविध भारती के स्टूडियो में आना मतलब मैं बड़ा हुआ हूँ ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम्स को सुनते हुए जी। और काफी सारे प्रोग्राम से मतलब एक जुड़ाव सा रहा है। और एक तो ऐसा जमाना था जब हमारे पास चैनल्स कम थे और एंटरटेनमेंट का माध्यम आपके पास या तो टीवी था जो कि सिलेक्ट वक्त के लिए आता था और बाकी आपके पास रेडियो था। जी जी। और ऑल इंडिया रेडियो वाज लिटरली एक ऐसी जगह थी जहां मतलब हम कान लगा के वेट किया करते थे कि हमारे पसंदीदा गाने सुनाई देंगे, जी। हमारे एंकर आएंगे। अमीन सयानी जी को कौन भूल सकता है। सो हवा महल नाम का शो हुआ करता था, अभी भी आता है। जी जी। सो छाया गीत अभी बिना का संगीत बाहर। हाँ। मेरे लिए ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती एक बहुत ही अहम पड़ाव रहा है मेरी लाइफ में। जी जी। और आज भी मतलब हम रेडियो सुनते हैं, लेकिन विविध भारती का जो मतलब बचपन में मतलब जो अहमता रही है लाइफ में, वो बहुत ही अलग किस्म की एक इमोशन है वो। बिल्कुल एक नॉस्टैल्जिया था हम सब के लिए। हम सब विविध भारती सुन सुन के बड़े हुए और आज जब विविध भारती के मंच पर हम आते हैं माइक के सामने, तो आज भी हमें वही नॉस्टैल्जिया फील होता है। जबकि रोजाना हम यहाँ आते हैं और माइक से मुखातिब होते हैं, अब एक तरह से जॉब कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए भी वही बात है जो आप साझा कर रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला बातचीत का। और आपकी जो फिल्म रिलीज हुई है हाल में हक, जिसकी बहुत चर्चा भी हो रही है, मीडिया में भी बहुत चर्चा हो रही है और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। मैंने खुद देखी और मुझे भी बहुत पसंद आई फैमिली ड्रामा हक। तो इसके बारे में बताइए, इसकी कहानी क्या है और ये कैसे आपके मन में आइडिया आया इस फिल्म को बनाने का? जब मतलब मैंने सिर्फ एक बंदा काफी है बनाई थी, उसके बाद से मतलब मैं एक टॉपिक ढूंढ रहा था कि जहां मैं एक ऐसी फिल्म बना सकूं जी, जो लीगल ड्रामा ही नहीं बट मेरे लिए फेथ, आस्था एक बहुत बड़ी चीज है, राइट? और मैं चाह रहा था कि आस्था से जुड़ा मैं क्या कर सकता हूँ जी। और तब हमारे रिसर्च में शाह बानो का जिक्र बार बार आ रहा था और तब हमने उनके मतलब लीगल केस में रिसर्च शुरू किया और उनके सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से प्रेरित मैंने अपनी राइटर रेशुनाथ से बात की और कहा कि आई थिंक इस मुद्दे पे मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ। बट लीगल केस तो एक रहा, मैं ऑल्सो चाह रहा था कि मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन को भी हम एग्जामिन करें एक अलग तरीके से, जहां जितना हम रिसर्च करते गए लोग पूछते हैं कि ये कहानी 40 साल पुरानी थी, आज क्यों? जी। और मेरा कहना है कि 40 साल में औरतों की परिस्थितियों में क्या बदला है? बिल्कुल। वो तब भी मैंस वर्ल्ड में रहती थी, वो आज भी मैंस वर्ल्ड में रहती हैं। मर्दों के लिए लाइफ तब भी नॉर्मलाइज थी, वो आज भी नॉर्मलाइज्ड है। वही लोग उनको तब भी एनेबल करते थे, घर के ही लोग। जी बिल्कुल। एट टाइम्स उनकी माँ बहनें भी उन्हें एनेबल करती थी, आज भी वही करती हैं। तो कुछ बदला नहीं है जी। और वो कहानी उतनी रेलेवेंट है और उसी के थ्रू हमने मतलब कहानी को सींचना शुरू किया और बनाना शुरू किया, जहां मतलब 70 के दशक में एक स्त्री जो अपनी पूरी दुनिया एक आदमी में सौंप देती है एंड वो अपनी पूरी दुनिया गढ़ती है उसके अराउंड, अपनी फेरीटेल लाइफ जिसे कहते हैं, जहां एक ही बार मिली और शादी हो गई आपकी बिकॉज माँ आपने डिसाइड किया जी। और सब कुछ दे देती है। एंड फिल्म में एक लाइन है कि गुड्डे गुडियों का खेल समझा है क्या? जी जी। और आप देखेंगे कि लाइफ बहुत ही अजीब है कि गुड्डी गुडियों के खेल में हमेशा
गुड्डी ही बूढ़ी होती है, गुड्ढा हमेशा जवान ही रहता है। बिल्कुल। दिखाया आपने। इस फिल्म के माध्यम से मैं काफी कुछ कहना चाह रहा था। जी जी। और ये कहानी शाजिया और अब्बास खान की ही नहीं, ये कहानी सुनीता और अरविंद की भी हो सकती है। बिल्कुल सही बात। ये कहानी सैंड्रा और एलेक की भी हो सकती है। इससे किसी धर्म, किसी कौम के बारे में नहीं था पर से। जी जी। ये कहानी इंसानों के बारे में है, जज्बातों के बारे में है, एक समाज के बारे में है, और उन्हीं पहलुओं को एक्सप्लोर करती है। और इसलिए आई थिंक पूरे देश भर में इस फिल्म ने इतना कनेक्ट किया। हर इंसान, हर औरत के दिल में ये फिल्म लगी है। जी बिल्कुल। और बहुत बड़ा मुद्दा शामिल किया, तलाक का मुद्दा, जो शाहबानो केस था, उससे बहुत सारी महिलाओं को फायदा भी मिला। तो ये जो आपने मुद्दा उठाया बहुत ही बढ़िया था। फिल्म निर्देशित करने के समय किस तरह के चैलेंजेस आपको फील हुए? क्योंकि जहां आप बहुत सारे रहस्य, रोमांच और हॉरर फिल्में भी बना रहे हैं और कॉमेडी भी कर रहे हैं, वेब सीरीज इतनी सारी लिख रहे हैं, तो ऐसे में आप ढूंढ के ले आए ये मुद्दा, तो कोई डर आपके मन में या कोई चुनौती थी खास तौर से? देखिए, ज्यादा डर का सवाल है तो डर के तो ना मैं जीता हूँ, ना डर के मैं काम कर सकता हूँ। क्रिएटिव लोगों को डरना नहीं चाहिए, काम करना चाहिए अपना। अगर आप डरते हो तो क्रिएट मत करो। ये काफी हिम्मत हौसले वाला फील्ड है। आप फिर शांति से कुछ सेफ हौसले के साथ जॉब ढूंढिए। बट जहां तक चैलेंज का सवाल है, मेरे पास एक गजब की टीम थी, बहुत गजब के एक्टर्स थे, और उन सब ने मुझे मतलब साथ दिया इस फिल्म को बहुत ही शांति से, बहुत ही प्रेम से और प्यार से बनाने में। जहां तक अलग अलग जॉनरों का सवाल है, मैं एक्शन भी करता हूँ, थ्रिलर्स भी करता हूँ, कॉमेडी भी करता हूँ, हॉरर भी करता हूँ, और मैं फैमिली ड्रामा भी करता हूँ। मेरे लिए मानना है कि हर कहानी को एंड ऑफ द डे, हर कहानी किसी भी जॉनर की हो, वो इमोशन के बारे में होती है। और अगर आप इमोशन से ही पकड़ ले तो आप कोई भी कहानी कह सकते हैं। और एंड ऑफ द डे हम सभी मतलब इमोशनल बीइंग्स हैं। सो मेरे लिए जॉनरा को अटैक करना कोई कठिन बात नहीं थी। मुझे मतलब अपने दिल की सुनना जरूरी था। बिल्कुल सही बात। और जितना आप अपने दिल की सुनोगे और उससे कनेक्टेड रहोगे, आई थिंक आपकी सच्चाई अपने आप फिल्म में भी दर्शित हो जाती है। दिल की सुनने की बात आपने कही तो यहाँ पे हमें तो गाना याद आ रहा है। कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं? मैं सुनना चाहता हूँ, विशाल मिश्रा जी ने मतलब मेरी फिल्म का संगीत किया है जी। और बहुत गजब के गाने बनाए उन्होंने। और इसमें गाना है कबूल है जी, जो कि अरमान ने गाया है, अरमान खान ने, और बहुत गजब का गाया है, और कौशल किशोर के लिरिक्स है। ये गाना सुनते हैं। मिला आसमां से कोई नूर, दस्तूर मेरा, लो आज से हुआ मैं सदियों को तेरा। देखो जरा देखो, नाम तेरा लिखा है, मेरा है जो मेरा, सब तेरा हो चुका है। दिल पे अब ना जोर कोई, हर कदम तेरी ओर है, सांस है खुशबू भरी, हर रास्ता अब भूल है। कोई शर्त हो या दर्द हो, ये राबता कबूल है, हर सांस है खुशबू भरी, हर रास्ता कबूल है। कोई शर्त हो कबूल तेरी जिद है सारी, सारी बात कबूल है, कबूल सारे दिन तुम्हारे सिया रातें कबूल है।
खुद को भुला कर झूम लूं, ओ यूं तेरा हूँ, तू दर्द दे तो दर्द को भी झूम लूं। मुस्कुराना है तुझी से, तुझसे ही आराम है, तू नहीं तो मैं नहीं हूँ, जिंदगी तेरे नाम है, तू ना तो मैं बेमायने, होना मेरा ही फिजूल है, कोई शर्त हो या दर्द हो, ये राबता फिल्म कहीं रुलाती है और कहीं खुश भी करती है, तालियां भी बजवाती है। हम खुद जब देख रहे थे तो दर्शकों की ओर से तालियां बजी थी। तो इस फिल्म से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें जहन में आ रही हैं। एक तो ये कि यामी गौतम जो इस फिल्म की नायिका हैं, बहुत बढ़िया उन्होंने अदायगी की और इतनी सुंदर कमाल की एक्टिंग की है, तो उन्हें बधाई पहुंचे हमारी आवाज के जरिए। और दूसरा हम जानना चाहते हैं कि जब फिल्म आपके सामने आई और आप लेखक से मिले, तो क्या यामी गौतम का चेहरा आपकी आंखों के सामने था कि उन्हें करना है? किस तरह से उनका चयन किया, किस तरह से उनसे मुलाकात हुई, उनसे जुड़ी हुई कोई खास बात बताइए। यामी गौतम आई थिंक मेरी पहली चॉइस थी। जब हमने स्क्रीन प्ले तक रेडी नहीं किया था, हमारी सिर्फ कहानी एक 15-20 पेज की रेडी थी, तब मैं जाके यामी से मिला था और उन्होंने कहानी सुनाई थी और उनकी आंखें मतलब एकदम लाइट अप हो गई थी कि मतलब सुनकर कि ये तो करना है। उन्होंने कहा तो स्क्रीन प्ले कर आ जाओ, मैं पढ़ती हूँ। और इससे उनकी इज्जत मेरी आंखों में और बढ़ी कि उसके पढ़ती हैं, नरेशन नहीं चाहिए उनको। उनका करेक्ट मानना है कि नरेट मत करो, जो अच्छे नरेटर होते हैं वो आपको कुछ भी बेच सकते हैं। जी जी। सो उन्होंने कहा तो स्क्रीन प्ले पढ़ूंगी और करते हैं ये। तो वो पहले दिन से ही साथ में थी और स्क्रीन प्ले पढ़ने के बाद उनका पहला सवाल ये था कि अब्बास का रोल कौन प्ले करेगा। और मैंने कहा कि यही मतलब जब हम लिख रहे थे ये सवाल हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि शाजिया बानो तो मिल गई, अब्बास खान कौन प्ले करेगा। और उसके बाद हमें ढूंढ कर मतलब हमने सोचा कौन 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 कौन, एक नाम बार बार आता गया और हमें बार बार लगा कि ये फिल्म करेंगे, इमरान हाशमी। और फिर हमने सोचा कि एट द मोस्ट क्या होगा, ना ही बोलेंगे, मिलते हैं, देखते हैं, मतलब कायनात से कुछ मांगो तो शायद मिल ही जाए। और हम इमरान के पास गए, इमरान को कहानी सुनाई, उनको बहुत अच्छी लगी जी। उनके कुछ सवाल थे, तो मैंने कहा कि उसके लिए आप स्क्रीन पे पढ़ लीजिए, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे जी। मैं स्क्रिप्ट छोड़ के गया, 4 घंटे बाद फोन आया कि वो फिल्म कर रहे हैं। और जिस दिलेरी से उन्होंने ये रोल किया और जितनी जान डाली उन्होंने इस किरदार में, उनके यूजुअली किए हुए रोल से बहुत ही अलग किस्म का किरदार था। एंड आई थिंक एक बहुत ही मंझा हुआ एक्टर ही ये रोल कर सकता था जी। जो नुआंस, जो लेयरिंग वो लेकर आए हैं। एंड आई थिंक हम बहुत लकी थे कि हमें गजब के एक्टर्स मिले इस फिल्म के अंदर। सभी ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। इमरान हाशमी की भी कमाल की एक्टिंग थी और यामी गौतम का चेहरा तो बिल्कुल जिस परिदृश्य को आपने रचा है, वो जो मुस्लिम परिदृश्य और वो चेहरा, मोहरा, बोलने का अंदाज, सब कुछ वैसा ही था। तो यामी गौतम को क्या इसके लिए कुछ अलग से तलफ्फुज के लिए खास तौर से कुछ अलग ट्रेनिंग लेनी पड़ी या फिर वो अपने आप इस अदायगी को? सो बेसिकली यामी के साथ हमने काफी रीडिंग्स की, बट
लुक तो मेरा बहुत सिंपल था कि बहुत ही हल्का सिंपल लुक मेकअप रखना है, बिकॉज अगर 1970s में हमारी कहानी बेस्ड है तो उस जमाने में बहुत गिनती की लिपस्टिक हुआ करती थी जी, और काजल आंखों में प्राइमरीली, और जितना उसको डल डाउन कर सके नंबर 1। बट जहां तक उनके लहजे का सवाल था, हमारे पास हमारे डायलेक्ट कोच थे इदराक अजमत, जो मतलब हर दिन सेट पे रहते थे और वो यामी के साथ, इमरान के साथ, बाकी एक्टर के साथ भी काफी वक्त बिताते थे। हम सीन्स की रीडिंग किया करते थे, बिकॉज कुछ शब्द होते हैं जो कि अगर आप करेक्टली उन्हें इनोटेट कर दो तो ऑटोमेटिकली आप उस दुनिया में उस वक्त पे पहुंच जाते हैं, उस किरदार में पहुंच जाते हैं। तो यामी ने हर वर्ड को करेक्टली इनोटेट किया, ढंग से कहा, और ऑल्सो ये था कि उनका किरदार पढ़ा लिखा नहीं था ज्यादा जी, तो एक आध जगह ही हमने अंग्रेजी वर्ड्स यूज किए जो उन्होंने सुन के यूज किए होंगे, तो उनका उच्चारण एकदम शुद्ध नहीं था। तो उसका भी हमने मतलब वर्कआउट किया कि अगर वो मतलब मार्केट है तो यामी ने कहा मैं मार्केट लेके नहीं जाऊंगी, मैं मार्केटिंग बोलूंगी, बिकॉज मार्केटिंग और मार्केट एक ही लगता है। तो इस तरह के 3-4 वर्ड्स हमने पकड़े, और जब भी हम पैराग्राफ लेते थे डायलॉग्स के, तो उसमें हम मार्कआउट कर देते कि ये वर्ड इस तरह बोलेंगे आप, कि ये इतनी पॉलिश्ड बोली नहीं होगी, ये बोली आपकी स्लाइटली अलग किस्म की होगी। तो यामी ने मतलब हर शब्द को मेजर करके कहा है इसके अंदर। और ये बात बहुत बारीक है जो आपने इसको डाला, और हम सभी ने ग्रहण किया कि वो शब्द गलत बोल रही हैं और वो किरदार के हिसाब से शायद फवेगा, और कुछ लोगों ने ये भी समझा होगा कि बाय मिस्टेक, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म में कुछ बाय मिस्टेक नहीं है, जो मिस्टेक भी है जानबूझ के वो समझ में आ रहा था, और ये कुशल डायरेक्टर की खूबी है, ये आपकी खूबी है। राइटर का कितना रोल था ऋषु जी का, उनके बारे में बताइए, इस रचना प्रक्रिया और कैसे शूटिंग हुई, शूटिंग से जुड़ी हुई, लिखने से जुड़ी हुई कोई खास याद। ऋषु और मैं एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं, और पिछले 3-4 साल से तो मतलब हम काम करने की कोशिश कर रहे थे, सब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ये फिल्म का काम ऑलमोस्ट 2.5 साल चला है। मतलब ने जब डिसाइड किया उसके बाद 1 साल तो सिर्फ रिसर्च चला इस पे, और रिसर्च के बाद हमने स्क्रिप्ट लिखी, स्क्रिप्ट लिख के जब शूटिंग भी चालू की, तो शूटिंग के दौरान भी मतलब 1 आध दिन वो बीच में सेट पे आई थी, बट अदरवाइज हम लोग हर दिन लगातार फोन पे बात किया करते थे। मेरी टीम उनसे लगातार बात कर रही थी, क्योंकि हमारा था कि और बेटर कैसे करे डायलॉग्स। जैसे इमरान हाशमी के जो क्लाइमैक्स की स्पीच है वो लिखने में 2 महीने लगे, वो इतनी अच्छी स्पीच लिख दी गई कि उसके बाद मतलब अब हम पे भार आया कि इसके बाद शाजिया बानो को बोलना है, उसकी स्पीच का क्या करेंगे। वो लिखने में और 3-4 महीने लगे। इनफैक्ट लिटरली जो क्लाइमैक्स है हमारा वो एक्चुअली हम एंड में शूट किया। आखिरी के 2 दिन की शूटिंग अरे वाह इसी की थी, और दोनों ही मतलब मेरे एक्टर्स स्कूल स्टूडेंट्स की तरह लास्ट मिनट तक उसका मतलब पढ़ाई करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, और हम लोग अच्छे स्टूडेंट्स की तरह लिखते रहे। लेकिन उन सीन्स की शूटिंग के 1 हफ्ते पहले मैंने कहा कि अब हम लिखना बंद कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैंने एक ही वर्ड चेंज किया तो इनकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी, बिकॉज अब ये अंदर अपने टोटली ग्रहण कर चुके हैं, हर वर्ड, हर पॉज, हर बीट, हर लुक। अब अगर एक चीज भी चेंज करता हूं परफॉर्मेंस में दिखेगी। तो हमने इस सीन के शूटिंग के 1 हफ्ते पहले लिखना बंद किया, और यामी और इमरान आपको मतलब इन 7 दिनों में बाकी सीन्स भी शूट हो रहे थे, शूटिंग तो रुकी नहीं थी हमारी, बट हर शॉट के बीच में दिखते थे कि कोई किसी कोने में जाके मतलब खड़ा है, बात किए जा रहा है। पहले के लोगों को लगता था शायद फोन पे है, एयरपोर्ट पे बात कर रहे हैं, फिर मालूम पड़ा नहीं होता अपनी लाइन्स पे बैठ के काम कर रहे हैं। दोनों ही मतलब ब्यूटीफुली अपने काम करते रहते थे। फिर डिस्कशन हुआ कि पहले किसकी शूटिंग करेंगे। यामी तो हमारी फ्रंट बेंचर है, पहले हाथ उठा के बोला कि मैं करूंगी, मैं रेडी हूँ। सब बहुत खुश थे कि हाँ भाई तुम पहले कर लो। तो ये फिल्म की पूरी शूटिंग 32 डेज में हुई जी। और 31st डे यामी जी का जो स्पीच था उसका सीन का शूट किया हमने, और 3 कैमरा लगे हुए थे। प्लान तो था मतलब ये पूरा जो क्लाइमैक्स है हम 4 दिन में शूट करेंगे, पूरी क्लाइमैक्स 2 दिन में खत्म हो गया हमारा। 1 दिन यामी के साथ लगा, 1 दिन इमरान के साथ लगा, और सुप्रीम कोर्ट के जज थे हमारा नाग, वो और बाकी जो कटअवेज लेने थे, तो बहुत ही प्यार से, शांति से, सहजता से शूट हो गया। और यामी आई थिंक पहली बार शाजिया बानो के किरदार से निकली जी। शूटिंग के आखिरी दिन, जब उनको पता था कि अब उनको ना कुछ बोलना है ना कुछ करना है, और उनके एक्सप्रेशन में शूट कर चुका था जी। वो सिर्फ वहां थी एट टाइम्स ऑफ कैमरा टू बी देयर, और वो स्माइल कर रही थी। तो यामी गौतम की हमने स्माइल पहली बार इस पूरी शूटिंग के दौरान, शूटिंग के आखिरी दिन देखी, जहाँ दूसरे को भी देख के हाय हेलो बोल रही थी, गुड मॉर्निंग बोल रही थी कि अच्छा सुबह हो गई, शाम हो गई। इस पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान
यामी गौतम नहीं थी सेट पे, शाज़िया बानो थी। बिल्कुल, वो पता भी चल रहा था कि बहुत ही डूब के निभाया है उन्होंने उस किरदार को, और बड़े प्यार से आपने उसको ट्विस्ट किया जो एकदम क्लाइमेक्स पर जाता है। जब एक बार दोबारा आती है वो अपने मायके से, अपने अम्मी अब्बू के कहने से, तो वहाँ लगता है कि हाँ कुछ अभी मेल हो रहा। एक दर्शक की जो होती है ना कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाए, एक दर्शक की चाहना होती है, तो वहाँ जो प्यार से इमरान हाशमी आते हैं और तलाक 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 कहते हैं, तो सचमुच इमरान हाशमी पे बहुत गुस्सा आता है। तो ये उनकी एक्टिंग की सफलता है और आपकी सफलता है कि उसको किस तरह से आपने शूट किया। तो इस बात के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इस फिल्म के लिए। अब यहाँ पर एक गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनवाएं? मेरा बहुत फेवरेट गाना है ये नयन डरे डरे। क्या बात है, कोहरा फिल्म का गाना, बिल्कुल हेमंत कुमार की आवाज। बिल्कुल, तो सुनते हैं यही गाना। ये नयन डरे डरे, ये जान भरे भरे, जरा पीने दो कल की किसको खबर, एक रात हो के निडर मुझे जीने दो। रात हंसी ये चांद हंसी, तू सबसे हंसी मेरे दिल पर। रात हंसी ये चांद हंसी, तू सबसे हंसी मेरे दिल पर, और तुझसे हंसी, और तुझसे हंसी तेरा प्यार, तू जाने ना ये नयन डरे डरे। प्यार में है जीवन की खुशी, देती है खुशी कई गम भी। प्यार में है जीवन की खुशी, देती है खुशी कई गम भी। मैं मान भी लूं, मैं मान भी लूं कभी हार, तू माने ना ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, जरा पीने दो कल की किसको खबर, एक रात हो के निडर मुझे जीने दो। ये नैन डरे डरे, इस गाने के बाद हम आ रहे हैं उस वेब सीरीज पर जिसने आपको काफी नाम दिया और मुकाम दिया और जिसकी चर्चा भी खूब है। इन दिनों हर घर में दी फैमिली मैन देखा जा रहा है और लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। हमारे घर में भी देखी जा रही है ये वेब सीरीज, तो इसके बारे में बताइए। प्राइम जासूसी वेब सीरीज है, तो सेकंड सीजन आपने किया है? सेकंड सीजन मैंने लिखा था और डायरेक्ट किया था जी। जी, तो इससे जुड़ी हुई कोई खास बात बताइए, कैसे इस सीरीज से जुड़े और इसके लिखने से जुड़ी हुई कोई खास याद, शूटिंग से जुड़ी याद श्रोताओं को बताइए। राज एंड डीके मतलब मेरे दोस्त थे जब से वो इंडिया आए। वो दोनों इंजीनियर्स थे, यूएस में काम कर रहे थे और उनकी फिल्म थी फ्लेवर्स।
तो मैं जर्नलिस्ट हुआ करता था rediff.com में। अच्छा। और उनकी राइटर थी सीता मेनन, जो मेरी दोस्त थी rediff में। तो जब वो इंडिया आए, बॉम्बे आए, हम सबकी मुलाकात तब हुई और तब से हम दोस्त रहे। इनफैक्ट उनकी फिल्म थी गो गोआ गॉन, जिसमें मैंने एक्टिंग भी की है। अच्छा। और उसके बाद उनका एक शो था टीवी के लिए, डर सबको लगता है, जिसमें मैंने प्रोमोज डायरेक्ट किए, कुछ एपिसोड्स किए, बिपाशा का पूरा सेगमेंट मैंने डायरेक्ट किया उनके लिए। और हमेशा से टच में रहे हम लोग कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। और मैं निखिल अडवाणी के लिए हसमुख लिख रहा था, नेटफ्लिक्स का जो शो था वीरदास के साथ। और उस वक्त मुझे डीके का फोन आया कि हमने एक शो डायरेक्ट किया है, उसकी एडिटिंग चल रही है, जरा आके देख। तो मैंने एपिसोड देखे, मैंने कहा बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा हम सीजन 2 प्लान कर रहे हैं, तो तू लिख हमारे साथ और डायरेक्ट कर। मैंने कहा ठीक है, डन। तो हमने लिखावट शुरू कर दी और उसके बाद हमने शूटिंग भी शुरू कर दी। हमारे पूरे चेन्नई का स्केड्यूल खत्म हो गया और तब जाके फैमिली मैन सीजन 1 रिलीज हुआ और इतना बड़ा हिट बन गया। तो लोग जब पूछते हैं कि जब तुम सीजन 2 बना रहे थे तो तुम्हें प्रेशर था, मैंने कहा किस बात का प्रेशर, हम तो आधा सीजन शूट कर चुके थे जब सीजन 1 रिलीज हुआ। बट मेरे लिए फैमिली मैन बहुत तरीके से अलग तरह का फैमिली शो था। कि राज और डीके मेरे परिवार की तरह है, मनोज बाजपेयी मेरे फैमिली मेंबर की तरह है। और फैमिली मैन के चक्कर में नहीं, मेरी जो फिल्मों की अंदर आने की शुरुआत है वो एक तरह से मनोज बाजपेयी के चक्कर में शुरू हुई। मैं जब रीडिफ में काम करता था तब मनोज ने हंसल मेहता की एक फिल्म थी दिल पे मत ले यार, उसमें एक्टिंग की थी। जी। और उस सिलसिले में मतलब मैं एक रीडिफ चैट नाम का एक शो करता था इंटरनेट पे। हम हंसल के घर में मिले थे जहां मनोज बाजपेयी आए और उन्होंने इंटरनेट पे चैट की, वो अपने घर चले गए। उसके बाद हंसल मेरे रिव्यूज पढ़ा करते थे और मेरी हंसल की बात चलती रही, रात की 1:30 बजे तक बात करते रहे। और फिर रात की 1:30 बजे हंसल ने मुझे फिल्म ऑफर की, मेरी पहली, कि फिल्म लिखेगा मेरे लिए। तो उस तरह से तो मैं फिल्मों में एंटर हुआ। अच्छा। उसके बाद हंसल ही एक वक्त पर संजय गुप्ता के सीईओ बने कंपनी के और उन्होंने मुझे एसेट फैक्ट्री ऑफर की डायरेक्ट करने के लिए, जो बतौर डायरेक्टर मेरी दूसरी फिल्म थी। और उसमें ही मनोज बाजपेयी थे और वहां मनोज की और मेरी बहुत बहुत गजब की जिंदगी भर की बॉन्डिंग हो गई। जहां मैंने ये भी डिस्कवर किया कि इस दुनिया के सबसे बेस्ट डायलॉग राइटर मनोज बाजपेयी हैं। हम रात भर बैठ के मतलब बैठते थे शूटिंग के बाद, डायलॉग्स पे काम करते थे। ऑल्सो मनोज बहुत ही पंक्चुअल डिसिप्लिन एक्टर है और मनोज, मेरे पास 7 एक्टर थे उस फिल्म के अंदर, तो मैं मनोज जी के सीन सबसे पहले लगाया करता था सुबह सुबह। अच्छा। कि वो मुझे पता था वक्त पे आते हैं, उनके साथ आप घड़ी नाप सकते हो अपनी। जी। तो मनोज बाजपेयी और डैनी जी, डैनी डंजप्पा और इरफान खान, इनके सीन सबसे पहले लगा करते थे। अच्छा। तो ये तीनों बहुत ही प्रोफेशनल टाइम पे आने वाले एक्टर्स थे उस जमाने में। तो हमारा रिश्ता काफी पहले से जाता है। तो फैमिली मैन जब हम वापस मिले तो एक तरह से इट वाज होम कमिंग। और वहां से जो हमने जिस तरह से किरदार के साथ खेला, जो इम्प्रोवाइजेशंस किए, जो खुला हाथ मिला शो बनाने का, एक अलग ही तरीके की एनर्जी थी। एंड फैमिली मैन सीजन 2 क्रिएटेड हिस्ट्री। जी, तो बड़ी दिलचस्प बातें आपने साझा की और दोनों ही एक्टर हमारे पसंदीदा। मनोज बाजपेयी जी को कौन नहीं पर्दे पर देखना चाहता है, और इनसे जुड़ी हुई कुछ बातें और हम जानना चाहेंगे। यहाँ पर एक गाना सुन लेते हैं। कौन सा गाना? बिल्कुल, यहाँ पे हम गाना सुनेंगे। ये मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है, गुलजार साहब ने लिखा है। हाँ। AR रहमान साहब का संगीत है जी। और मणि रत्नम साहब की फिल्म है, गुरु नाम की फिल्म है। तो उसका एक गाना है जागे हैं, जागे हैं देर तक कुछ देर सोने दो जी। वो मेरा फेवरेट गाना है जी। तो सुनते हैं गुरु फिल्म का ये गाना। जागे है देर तक हमें कुछ देर सोने दो, थोड़ी सी रात और है, सुबह तो होने दो, आधे अधूरे ख्वाब जो
तक हमें कुछ देर सोने दो, थोड़ी सी रात और है, सुबह तो होने दो। गाने से पहले सुपर्ण जी हम बात कर रहे थे मनोज बाजपेयी के बारे में। तो मनोज बाजपेयी की एक्टिंग की बारीकियां आपको प्रभावित करती हैं, ये तो बातों से पता चल गया। उनकी कौन सी वो खास बात है जो पर्दे पर लोग नहीं जानते हैं, निजी तौर पर आप जानते हैं, चूंकि एक दोस्त भी हैं आपके, तो हमारे श्रोताओं को बताइए। मैं मनोज को पंडित जी बोलता हूँ। अच्छा। उनसे बेटर एस्ट्रोलॉजर मैंने नहीं देखा। न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, हाँ। बहुत ही ज्ञानी और गुणी अच्छा। दोनों ही व्यक्ति हाँ। हैं मनोज बाजपेयी, और बहुत ही पढ़े लिखे हैं। काफी सारी चीजें वो सिर्फ अपने क्लोज सर्किट में ही डिस्क्लोज करते हैं। मेरे नाम सुपर्ण वर्मा है, उसमें उन्होंने एस लगवाया, जो कि लकीली मतलब मेरे डैडी सतीश वर्मा है, मेरी माँ सुदर्शना द्विवेदी है, तो दोनों का एस है, तो सुपर्ण एस वर्मा लगाया। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उन्होंने कहा ये कर, वर्मा का उन्होंने ई का ए करवाया, और फैमिली मैन रिलीज हुई। उसके बाद से जो चल ही रहा है मतलब सिलसिला। बट बिसाइड्स दैट मनोज बाजपेयी खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। उनके हाथ का मतलब आप कुछ डिशेस खाएंगे मतलब आप अपनी उंगलियां भी खा जाएंगे, इतना गजब का खाना बनाते हैं वो। उन्हें खाना खिलाने का और खाने का धोने का बहुत शौक है, लेकिन खाना खाते कम है। अच्छा। मेंटेन करते हैं अपने आप को। रात का तो खाना खाते ही नहीं हो, सालों से नहीं खाया है। सो बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। हर शाम को मतलब दुनिया यहाँ से वहां हो जाए, उनको 40 मिनट अपना वॉक करना ही करना है। ओहो, क्या बात है। सो ही इज वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड।
एंड अपने काम को काम नहीं, वो काम को अपना धर्म मानते हैं और उसको उसी तरह से वो जीते हैं। उसमें कुछ करप्शन नहीं है। ही इज अ मैन हु लिव्स एंड ब्रीथ्स हिज वर्क। और इतनी सीधी पानी है उन्होंने इस काम में, लेकिन वो आज भी जब सेट पे आते हैं तो ऐसा लगता है कि स्कूल का या कॉलेज का पहला दिन है। वो एक डरे हुए स्टूडेंट की तरह आते हैं, स्टूडेंट ऑफ सिनेमा की तरह आते हैं, जहां वो खुद इस स्पेस में रहते हैं कि एक, ही डजंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि मुझे एक्टिंग आती है। इट कम्स मोर फ्रॉम अ स्पेस कि मैं और बेहतर कैसे कर सकता हूँ, क्या मैं कर पाऊंगा। और दूसरा, वो हर सीन को बनाने में लगे रहते हैं और वो सीन खुद से ही नहीं बाकी एक्टरों से ही बनता है, राइट। तो उनका हमेशा ये रहता है कि तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये मेरी ये लाइन ले लो, तुम ये ले लो, इससे सीन बेटर होगा। तो ही इज एन एक्टर हु इज सो सेल्फलेस कि उनके लिए फिल्म से बढ़ के या शो से बढ़ के या सीन से बढ़कर कुछ नहीं होता। बेहतरीन। इट्स ऑलवेज अबाउट कि काम बेटर कैसे हो सकता है। काम में न ईगो आता है, ना उनकी पर्सनैलिटी आती है, सिर्फ वो आते हैं और पूरा समर्पण करते हैं अपना उसके अंदर। क्या बात है। अभी बातचीत के दौरान ना ये आपने कहा कि एक्टिंग भी कर रहा था और लिख भी रहा था, तो ये क्या आगे एक्टिंग करना चाहते हैं? एक्टर भी रहे हैं, तो इसकी कहानी जरा बताइए। वो क्यों एक्टिंग से डायरेक्शन क्यों आ गए? और आई थिंक हर डायरेक्टर कहीं ना कहीं एक छुपा हुआ एक्टर होता है। अच्छा। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आई थिंक इस फिल्म इंडस्ट्री में जो भी मेल फीमेल टेक्नीशियन आता है, सबके भीतर एक एक्टर छुपा होता है। बिकॉज आपका फिल्म से पहला परिचय एक्टर के द्वारा ही होता है। हाँ, हम सब कहानियां बोलना चाहते हैं, कंट्रोल चाहते हैं, फिल्म में अपनी तरह से बोलना चाहते हैं, और वो ज्ञान आपको बाद में होता है। बट आपकी जो पहली इंट्रोडक्शन जिसे बोलूंगा मैं फिल्म्स को होता है, वो एक्टर के द्वारा होता है। तो आप किसी भी बच्चे से पूछे तुम क्या बनना चाहते हो, तो हीरो हीरोइन बनना चाहेगा। सो वो एक चाह सब में होती है, कभी दब जाती है, कभी रियलिस्ट हो जाता है, कभी आदमी रियलाइज करता है कि मुझे ये नहीं ये करना है। वो सब तो ठीक है, बट एक्टिंग का एक अलग मजा है, अलग डिसिप्लिन है। और क्या मुझे एक्टिंग करने का शौक है? ऑफ कोर्स मुझे एक्टिंग करने का शौक है, और कभी कदार मैं करता हूँ एक्टिंग, और दिल से करता हूँ, मजे से करता हूँ। जी। कोई फिल्म का जिक्र करना चाहिए? किसी फिल्म में की है? मैंने गो गो गॉन में एक्टिंग की है। मैंने बासु भट्टाचार्य की फिल्म आस्था, ओमपुरी और रेखा जी की जो फिल्म थी, जी, उसमें मैं एक स्टूडेंट का किरदार निभाया था जब मैं जेवीएस में स्टूडेंट था, अपने 3rd ईयर में था। हाँ, मतलब मैं एक्टिंग करता रहता हूँ। अच्छा। बट हाँ, ये मेरे अंदर के सब एक शौक है। तो बढ़िया, हम आगे उम्मीद करेंगे कि आपकी अगली कोई फिल्म आए जिसमें आपका कोई रोल हो। मतलब हमारे श्रोता भी पर्दे पर आपको देखना चाहेंगे। क्रिटिक्स को एक और मौका मिलेगा। मतलब मुझे कितने बड़े थे जब आपने सोचा कि फिल्मी दुनिया में हमें आना है? या आपने तो मैं 9 साल का था। मैं 8 साल का था जब मुझे डिटेक्टिव बनना था। अच्छा। लेकिन 9 साल तक रियलाइज करे कि डिटेक्टिव नहीं बनना मुझे, वो तो कहानियां पसंद है मुझे उस तरह की। तो मुझे फिल्में बनानी है और एक्टिंग भी करनी है। तो मैं पोस्टर बनाया करता था, उसमें रिटन, डायरेक्टेड एंड स्टारिंग सुपरनोवा हुआ करता था। बाद में पोस्टर की मैंने शक्ल बदलनी चालू कर दी कि ये एक्टर डाल दो, बट रिटन, डायरेक्टेड सब में रहा है। और मैं स्कूल प्लेस करता था, फिर कॉलेज में करता था, और जैसे ही पास हुआ, मैं ग्रेजुएट हुआ, मैंने एक प्रोडक्शन कंपनी खोली। जी। तब मैं और मेरे दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड थे, विवेक वैष्णवी, हम दोनों नए नए ग्रेजुएट थे, सपने थे आंखों में। और तभी ABCL, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन हुआ था। और हमारे दिमाग में था कि तो हमारे सुपर हीरो ने हमारे लिए ही कंपनी खोली है। क्या बात है। बट ऑफ कोर्स हम 20-21 साल के जवान इनएक्सपीरियंस्ड लौटे थे, और हमको लाइफ देखी बाकी थी। जी। तो हमने काफी पापड़ बेले। अच्छा। और फिर मेरा फिल्मों में एंट्री हुआ। मेरे दोस्त ने इन द मीन टाइम कविताएं लिखी। अच्छा। जो एक नॉर्वेजियन लड़की ने पढ़ी। ओके। उन दोनों का एक दूसरे से प्रेम हुआ। वो नॉर्वे में अंग्रेजी सिखाते हैं, और वहाँ उनका परिवार है। मैं फिल्में बना रहा हूँ। मैंने रोड पे आने की हर कोशिश की और फाइनली रोड पे आ गया। जी। ये जो रोड चुनी है आपने, बहुत उम्दा रोड चुनी है और कामयाबी की रोड चुनी है। तो हम तो यही शुभकामनाएं करेंगे कि आप आगे बढ़ते जाइए। और आपने प्रेम कहानी का जिक्र किया, अपने दोस्त के बारे में बताया। आप अपनी कोई प्रेम कहानी बताना चाहते हैं? अभी जो आपकी श्रीमती जी हैं, तो उनसे जुड़ी हुई कोई बात साझा कीजिए श्रोताओं के साथ। हम लोग कॉलेज में मिले थे, और उसके बाद हम लोग वापस मिले जब हम लोग प्रोफेशनल्स बन चुके थे, और तब मुलाकातें बढ़ती रही। तो वापस कैसे मिले वो?
वो बॉम्बे आ गई वापस, वो बीच में चली गई थी पुणे अपनी एमबीए करने के लिए, और फिर बॉम्बे आई और फिर हमने वापस मुलाकात की। हम लोग अपनी लाइफ में अलग पहलुओं में थे और आई थिंक मोर मैच्योर थे जी। तो मिले, मुलाकात हुई और फिर कुछ सालों बाद हमारी शादी हुई जी। तो आपकी फिल्में देखती हैं आपकी श्रीमती जी, तो उनका क्या रिएक्शन होता है? मतलब वो निर्देशन घर में आपका ही चलता है या उनका चलता है? नहीं, मैं एक सिंगल पेरेंट चाइल्ड हूँ। मेरी पिताजी का देहांत बचपन में जल्दी हो गया था। मेरी माँ ने मेरी परवरिश की, मतलब बहुत ही स्ट्रांग लेडी है। तो आई हैव रियलाइज्ड अर्ली इन लाइफ कि औरतें निर्देशन करें जिंदगी में तो जिंदगी शांति से चलती है। क्या बात। आप काम पे निर्देशन कीजिए, बाकी जगह लेट द वुमेन रन द वर्ल्ड। बिल्कुल। यहाँ पर आपकी पत्नी के लिए कोई गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना? ये गाना आई थिंक ऐसा गाना है जो मतलब हर बच्चा गाता है और इसमें काफी इनोसेंस है एंड आई थिंक मेरे लिए हमेशा इनोसेंस मैटर्स मोस्ट। अगेन गुलजार साहब, आर.डी. बर्मन साहब, लकड़ी की काटी, काटी पे घोड़ा। लेकिन यहाँ पर पत्नी के लिए गाना था ना, तो ये गाना तो इनोसेंस कहा मैंने आपको। तो ये आपकी श्रीमती जी सुनेंगी तो उनको ऐतराज तो नहीं होगा? बिल्कुल ऐतराज नहीं होगा। ये गाना हम अपने बच्चे के लिए भी गाते हैं। अच्छा, आवाज के लिए भी गाते हैं, मिल के गाते हैं। ठीक है जी। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई, घोड़ी जी की नाई ने हजामत जो बनाई, टकबक 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 टकबक। घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई, घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा।
ये गाना सुना हमने, मासूम फिल्म का गाना है, और ये गाना भला कौन नहीं गुनगुनाएगा साथ साथ। हम सबके बचपन का गाना, ये हम सब ने सुना है और अपने बच्चों को सुनाया है, याद कराया है। जाहिर सी बात है इस गाने को आपकी माँ सुदर्शना द्विवेदी, जो सिर्फ मुंबई की नहीं बल्कि देश की जानी मानी पत्रकार है, धर्मयुग और नवभारत टाइम्स लगातार उनसे जुड़ा हुआ है। मतलब सुदर्शना द्विवेदी यानी धर्मयुग। तो उनके बारे में बताइए, सुदर्शना जी के बारे में, उनसे जुड़ी हुई बचपन की कौन सी याद है, माँ के रूप में कैसी हैं वो? आई थिंक अगर आप प्रेम की बात करें, प्यार की बात करें, तो मेरे लिए मतलब उसका एक ही रूप है, मेरी माँ। जिस तरह से उन्होंने मतलब हमको पाला है, जो उन्होंने कठिनाइयां देखी लाइफ में, जो कुछ उन्होंने सैक्रिफाइसेस किए। मतलब मैं आज तक जानता हूँ कि एक जमाने में जब हम बड़े हो रहे थे तो रिक्शा में जाना लग्जरी थी, एंड बस का टिकट आई थिंक 50 पैसे का आता था। एक दुनिया वो भी थी, राइट। मैं जानता हूँ कि मेरी माँ चाय के पैसे बचा दिया करती थी, कि उन पैसों को बचा बचा के मतलब वो वीकली फंड में डाला करती थी कि हमको वीकेंड पे कोई उडुपी रेस्टोरेंट ले जाए, या मोंजनीज नाम की एक केक शॉप हुआ करती थी, वहाँ आइसक्रीम हुआ करती थी, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा स्कूप आइसक्रीम खाएं। दीज आर ऑल लग्जरीज, राइट। बट हमें कभी कमी महसूस नहीं होनी थी। दिवाली पे नए कपड़े, क्रिसमस मनाया करते थे, हमारे घर में हर त्योहार मनाए जी। एंड उनकी सारी लाइफ ही अपने बच्चों को मतलब बड़ा करने में रही है, कि उनकी खुशी। एंड मैंने अपनी माँ को देखा है कि दिन में मतलब वो सुबह हमें स्कूल भेजा करती थी, उसके बाद वो वीटी जाया करती थी अपने ऑफिस के लिए, कुछ टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग में। मतलब पहले वो पीटीआई में थी, इंडियन एक्सप्रेस में थी, सभी सारे ऑफिस टाउन में ही हुआ करते थे, और ट्रेन से जाया करती थी। कभी कदा वो सेकंड क्लास का पास लेती थी पैसा बचाने के लिए, कुछ फर्स्ट क्लास का पास महंगा होता था। फिर आगे चल के फर्स्ट क्लास का पास चालू कर दे, बिकॉज सेकंड क्लास में घुसना ही नामुमकिन हो गया था। और फिर वो घर आती थी, हमारी बेबी सीटर घर जाया करती थी, फिर माँ फ्रेश खाना बनाती थी कि दिन में एक बार तो फ्रेश खाना मेरे बच्चे खाएंगे। उसके बाद हम सोते थे, मैं तो खैर चुप के नॉवल पढ़ा करता था, और तब मैं देखा करता था कि मेरी माँ बैठ के रात भर ट्रांसलेशन कर रही हैं। तो उस जमाने में टिंकल कॉमिक्स हुआ करते थे वगैरह, तो उन सब की गालीज घर में आया करती थी। तो उसकी बदौलत मतलब मेरे को टिंकल कॉमिक्स जल्दी पढ़ने को मिल जाया करते थे। बट वो 2-3 बजे तक वो ट्रांसलेशन कर रही हैं, फिर 7 बजे वापस उठ रही हैं, 6 बजे वापस उठ रही हैं। सो शी हैज स्ट्रगल्ड अ लॉट, बट विद अ कन्विक्शन, विद अ इंटेग्रिटी, जो कि बहुत ही इंस्पिरेशनल है। और खुद के लिए नहीं, आज भी मतलब बहुत सारी लोगों को जो नए शहर में आते हैं, वो माँ के पास जाते हैं बात करने के लिए, प्रोत्साहित होने के लिए, इंस्पायर होने के लिए, और वो हमेशा सबके लिए खड़ी होती हैं जी। सो शी हैज ऑलवेज बीन देयर फॉर पीपल, विच इज अ वेरी रेयर क्वालिटी। और उसको कुछ मिल नहीं रहा है उनको। इट्स अ वेरी सेल्फलेस काइंड ऑफ वे टू बी। आपकी इस बात से हम सब इत्तेफाक रखते हैं। हम निजी तौर पर उनको जानते हैं, सुदर्शना जी को, कि इतना सारा स्नेह उनके भीतर है कि आप तो उनके बेटे हैं, हम सब तो उनके लिए सिर्फ एक लेखिका दोस्त के रूप में जानते हैं, और हम उन्हें दीदी कहते हैं। लेकिन उनका इतना ज़्यादा स्नेह हमें मिला है, हम सभी लेखिकाओं को, और ख़ास तौर से महिलाओं को बहुत बढ़ावा देती हैं वो। और उस समय की वो प्रखर पत्रकार रही हैं, अब से कितने साल पहले की बात है, तब वो डैशिंग पत्रकार के रूप में जानी जाती थी, कि उस समय भी महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सारे आवाज उठाए। तो आपके जहन में कोई ऐसी घटना है, जो कोई याद है, जो बताना चाहते हैं कि उन्होंने मुंबई के राइटर्स के लिए, पत्रकारों के लिए कोई खास मुहिम चलाई हो, आवाज उठाई हो? देखिए, हिंदी भाषा से मेरी माँ को बहुत प्रेम है, उसकी प्रोपोनेंट रही हैं। उनको बहुत दर्द होता है कि हमारा जो लिटरेचर है, हिंदी का लिटरेचर है, वो इतना रिच है, बट आज की तारीख में लोग उसको ना पढ़ रहे हैं ज़्यादा, ना ज़्यादा पब्लिश हो रहा है। और वो कोशिश करती रहती है कि वो मतलब जहाँ जहाँ राइटर्स को पुश कर सके। हाल ही में मतलब बहुत ही प्रसिद्ध राइटर है सूर्यबाला जी, जिनको मतलब माँ ने घर में बुला के बाकी पत्रकारों को, राइटर्स को बुलाया था और उनका सम्मान किया था। और माँ इस तरह की चीजें लगातार करती रहती हैं, बिकॉज आई थिंक हर क्रिएटर क्या चाहता है, acknowledgement. That's all anybody wants, is to be seen and recognized. And माँ वो अपने ढंग से हर आदमी को देती है, वेदर किसी से बात करके या 10 लोगों से मिलाकर। सो आई थिंक अपने आप में लोग कहते हैं ना कि अरे हम क्या कर सकते हैं, माँ मेरे ख्याल से वो इंसान है जो ये बॉदर नहीं करती कि 1000 लोग नहीं, 10,000 लोग नहीं, 100 लोग नहीं, 10 लोग भी काफी हैं, 2 लोग भी काफी हैं, समटाइम्स एक इंसान भी काफी है।
सो जो टाइटल है सिर्फ एक बंदा काफी है, बदलाव I think के लिए। हाँ, वो है। सही बात है। उनके अंदर गजब का हौसला है। और ये जो बात आपने कही, हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि सूर्यबाला जी को सम्मानित करने के लिए उन्होंने अपने घर पे मुंबई की सारी लेखिकाओं को बुलाया था और सारी लेखिकाएं जुटी हुई थी, एक अच्छा खासा जुटान था। तो ये उनकी खूबी है और प्यार बरसाती हैं, स्नेह बरसाती हैं। आपके लिए भी बहुत सारा स्नेह बरसाया है उन्होंने। बताइए उनके लिए कौन सा गाना आप सुनवाएंगे श्रोताओं को? उनके लिए मैं हक फिल्म का ही गाना है, हक है मेरा, जो कि मतलब माँ को बहुत पसंद है। आजकल सिर्फ वही गाना सुनती हैं वो। क्या बात है। तो उनके लिए ये टाइटल सॉन्ग। जी। जिसके लिए 100 दर्द से, जिसके लिए रातों में जागे, आंखों में हम अश्क लिए, दर्द की रातें ढल जाएंगी, पल वो सुनहरा आएगा। हक है मेरा, 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 हक है मैं भी खेलूं, हंसूं, मुस्काऊं, इनकी ही तो तरह मैं, कोई जीना है ये जी पाऊं, इनकी ही तो तरह मैं, फर्क कोई ना हो हम सब में, हाँ फिर जिया मुस्काएगा। हक है मेरा, हक है मेरा, हक है मेरा, हक है मेरा। ऐसी है ये दुनिया तुम्हारी, तो इसमें तुम ही जी लो, मुझको है अब जाना यहाँ से, घूंट जहर के तुम पी लो, होंगे नहीं हम, होगा खुदा पर बन के दुआ बुलाएगा, जो हक है मेरा, हक है मेरा, हक है मेरा,
जाने माने पटकथा लेखक और निर्देशक सुपर्ण वर्मा से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, प्रस्तुति सहायक रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज। रॉकिंग है रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज। सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकीज।